काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशनशिप हमें आज देखना है। देखें बच्चों, रफली मैं आपको अगर बताऊं ना कि काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और इसमें देखिए मैं आपसे मोमेंटम पूछूं तो मोमेंटम होता है एम वी। यहां से देखिए दोनों के फार्मूलों से चेक करें। मास चेंज करें काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज करें काइनेटिक एनर्जी चेंज, मास चेंज करें मोमेंटम भी चेंज होता है, और वेलोसिटी चेंज करें तो मोमेंटम भी चेंज होता है। इसका मतलब ये भी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी भी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। यहां से एक बात का अंदाजा हमें होता है ना कि काइनेटिक एनर्जी और मास का आपस में, मोमेंटम का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डबल करो तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम होती है, और वेलोसिटी डबल करोगे तो मोमेंटम 2 टाइम होता है। मतलब जितने फैक्टर्स पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है ना, इतने फैक्टर पे मोमेंटम भी डिपेंड कर रहा है। यहां से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है। आइए देखते हैं उसी रिलेशन को। तो हमारे पास सबसे पहले मैं डायरेक्ट कर लेता हूं डेरिवेशन। उनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन निकालता हूं, कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल लेता हूं। रिलेशन से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं। मैं कहूं अगर मैं स्पीड को डबल करता हूं, 2 टाइम्स करता हूं, तो आप मुझे बताएं ना, इसके रिजल्ट में आपके पास मोमेंटम हो जाएगा 2, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम्स। नहीं समझे मेरी बात को? देखें ना, मोमेंटम वेलोसिटी डबल करो, मोमेंटम डबल, वेलोसिटी डबल करो, काइनेटिक एनर्जी 4। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर के हिसाब से आ रही है। इसका मतलब एक और समझो, अगर मैं वेलोसिटी को ट्रिपल कर दूं, अगर मैं वेलोसिटी को क्या कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो बताओ मोमेंटम कितना होगा? 3 टाइम्स। और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 9 टाइम्स। मतलब जहां मोमेंटम डबल हो रहा है वहां काइनेटिक एनर्जी 4 हो रही है, जहां मोमेंटम 3 हो रहा है वहां काइनेटिक एनर्जी 4 हो रही है। यहां से एक रिलेशन आप वाज़ेह तौर पर याद रखें, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी क्या कहा मैंने? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। देखें मैंने शॉर्टकट एक रिलेशन निकाला आपको। मैंने कहा मोमेंटम डबल काइनेटिक एनर्जी 4, मोमेंटम 3 काइनेटिक एनर्जी 9, मोमेंटम 4 काइनेटिक एनर्जी 16, मोमेंटम 5 काइनेटिक एनर्जी 25। इन दोनों का ये रिलेशन आपस में हमेशा के लिए होता है, ये बात याद रखें। अब इसके बाद मैं ना डेरिवेशन करता हूं, उनके बीच में रियल में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखें, डेरिवेशन देखें। अच्छा सुने, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्रूफ करके भी आया था। यार मैं एक काम करता हूं ना, मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एम। मैं ना बस प्रूफ करना है ना, मैं एम को इस इक्वेशन के साथ, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन के साथ एम को मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा, मैं डिवाइड भी करूं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 4 मल्टीप्लाई 4 करो, 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई भी करो, और 4 से 2 डिवाइड भी करो, तो बताओ आंसर वापस क्या आएगा? 4 ही आएगा। मतलब एक क्वांटिटी को याद रखिए, एक बात याद रहिए, आप किसी क्वांटिटी को ना मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं ना, तो उस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने कहा m से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होगा जरा देखें।
मल्टीप्लाई का मतलब m को ऊपर डालो न्यूमरेटर में, और डिवाइड का मतलब क्या है, m को डिनोमिनेटर में डाल दो। ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, मैंने m को मल्टीप्लाई भी किया, मैंने m को डिवाइड भी कर दी। अब जरा देखें, ऊपर वाले फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करो, लेकिन एक बात याद रखें, ये अगर ये काटना नहीं है। आप कहेंगे सर ये तो ऊपर नीचे कटता है, पर काटना है नहीं, क्योंकि मैंने लगाया क्यों कि अब मैं दोबारा काटूं, इनको काटना नहीं है। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, m और m स्क्वायर और v स्क्वायर अपनी जगह पे, और नीचे 2m अपनी जगह पे। यार मैं इस m स्क्वायर v स्क्वायर को मैं mv करके होल स्क्वायर लूं, कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ता है? अलग अलग थे, मैंने दोनों के ऊपर लगा दिया, एक साथ करके लगा दी। अच्छा 2m, यहां क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी। यहां से देखें mv आपके पास क्या है, mv आपके पास मोमेंटम है, p स्क्वायर। मैंने mv की जगह क्या डाल दिया, मोमेंटम, p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। बच्चों ये वो रिलेशन है ना जो मैंने स्टार्ट में आपको समझाया था, वही रिलेशन आपके पास इक्वेशन के फॉर्म में आई है। ये है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। समझो इस बात को, मैं आपको बता दूं ना, बाज टाइम पे आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, आपसे पूछा जाता है यूनिट ऑफ पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m क्या होगा। वो कह रहा है यूनिट ऑफ पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो याद रखो पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिटेल से पढ़ाया था, मैंने कहा था आप बताओ काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इज जूल, क्यों? क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी, जितने काइनेटिक एनर्जी के यूनिट्स थे वो पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m का यूनिट भी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा आपसे कभी कभी डायमेंशन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, डायमेंशन। तो याद रखना बस टाइम पे इस तरह क्वेश्चन देंगे, पी स्क्वायर बाई 2m हैज सेम डायमेंशन एज, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, टार्क भी हो सकता है, ये बातें याद रखना। अच्छा इसका डायमेंशन क्या होगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m का, बताओ। जो वर्क का डायमेंशन था वही उठा लो, MLT। अब सुने, MLT वर्क क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास आ रही है उसकी डायमेंशन। कुछ बातें यहां से आपने सीख ली। अब सुने, अब कहानी समझे। ये तो आपके पास ये फार्मूला तब आता है जब मोमेंटम दिया जाए और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, मोमेंटम दिया जाए आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए। पर अगर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी देकर मोमेंटम पूछूंगा तो फिर कैसा होगा, जरा देखें। मैं इस तरह लिख सकता हूं, यहां से एक इक्वेशन और बनाना है। यहां से मैं कहता हूं ना पी स्क्वायर, पी निकालना है मुझे, तो ये इधर से मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या होगा, डिवाइड 2m के ई। अच्छा इससे अंडर रूट हटाना है, p आएगा, इसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट 2m के ई, 2m के ई। बच्चों ये उस वक्त लगाएं ना आप, या आप उस वक्त लगाएं जब आपको काइनेटिक एनर्जी दिया और मास पूछा जाए, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ और मास पूछा जाए। नहीं समझे मेरी बात को, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ और मास पूछा जाए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा ठीक है। अब सुने, ये दो फार्मूले इंतहाई लाजमी है, याद रखें। मैं यहां से इस इक्वेशन को देखकर मैं ये कह सकता हूं ना, विदाउट काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इज, विदाउट काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इज नॉट पॉसिबल, मोमेंटम इज नॉट पॉसिबल। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं जरा देखें। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अगर क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा, आप कहें सर कन्फर्म जीरो है। विदाउट काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पॉसिबल नहीं, लेकिन विदाउट मोमेंटम एनर्जी पॉसिबल है। ओ यार सुनो, काइनेटिक एनर्जी के बगैर मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। मोमेंटम क्या है, पॉसिबल नहीं।
लेकिन मोमेंटम के बगैर एनर्जी पॉसिबल है, काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। एनर्जी पॉसिबल है, ये बात याद रखना। समझ आ रही है? अच्छा, मजीद इसके डिपेंडेंट फैक्टर में क्वेश्चन देखें, इससे आएंगे क्वेश्चन किस तरीके से, जरा देखें। आपसे पूछा जाएगा ना, आपसे पूछा जाएगा इधर से, मैं ये दो फार्मूले याद रखना, ये एक, ये और एक, ये नजर आ रहा है ना? अब सुने, मैंने कहा एफ मोमेंटम को किया जाए डबल, आप बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो चेक करो, मोमेंटम डबल करो ना, तो डबल करो तो मोमेंटम के ऊपर स्क्वायर भी है, तो डबल का स्क्वायर लेना है। मोमेंटम डबल का मतलब पी की जगह 2 डाल दो, मोमेंटम 3 टाइम कर दिया मतलब पी की जगह 3 डाल दो, तो बताओ ऊपर स्क्वायर तो भी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी आई स्क्वायर लेने के बाद। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 4 टाइम्स होगी क्या नहीं होगी? हाँ। अच्छा, मैंने कहा अगर मोमेंटम को मैं 3 कर रहा हूं, बच्चे सुने, अगर मैं मोमेंटम को क्या कर रहा हूं? 3 कर रहा हूं, नजर आ रहा है ना बोर्ड पे? नजर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं मोमेंटम को 3 कर दूं, आप बताएं ना बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ये 9 टाइम्स होगी, क्योंकि स्क्वायर के हिसाब से आ रहे। अच्छा ठीक है, ये हो गया। पर एक क्वेश्चन मैं और तरीके से कर लूं, मैं अगर कहूं एफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4, आप बताओ अब मोमेंटम कितना होगा? तो ये वाला थे, काइनेटिक एनर्जी 4 करोगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से 4 निकलेगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सुनो ना, स्क्वायर रूट के अगर काइनेटिक एनर्जी 4 किया तो यहां पर 4 डालो, तो 4 अंडर रूट के नीचे है कि नहीं? तो अब सुने, आपने हल नहीं करना है, हल नहीं करना है कि एम का वैल्यू दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जाए, वो हल करना अलग बात है, हल कर सकते हैं वो अलग बात है, पर मैं रिलेशन बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी को मैं अगर 4 टाइम कर दूं, इनिशियल जितनी काइनेटिक एनर्जी थी ना, उसको इंक्रीज करते 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 मैंने 4 टाइम कर दिया है। क्या इसके इंक्रीज करने से मोमेंट भी इंक्रीज होगा? यस। पर कितना इंक्रीज होगा? इसको 4 किया है तो ये अंडर रूट के नीचे 4 आएगा, अंडर रूट से 4 निकालेंगे तो मोमेंटम क्या बनेगा? 2। तो बताओ मोमेंटम 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। अच्छा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कर दूं 49, आप बताओ मोमेंटम कितना होगा? तो 49 को अंडर रूट से निकालो तो क्या बन जाएगा? 7 टाइम्स। बच्चों अगर आप अंडर रूट से कंफ्यूज है ना, अंडर रूट से कंफ्यूज है ना, तो पहले फिर अंडर रूट की कहानी समझ के यहां स्टार्ट कर दो। बगैर अंडर रूट और स्क्वायर के हिसाब से ये चीजें पॉसिबल नहीं। अच्छा, यहां तक समझ आई है ना? मजीद मैं क्वेश्चन क्या करूंगा जरा देखें, मजीद मैं यहां से मिटा रहा हूं, मजीद इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मैं वहीं आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा देखें मजीद क्वेश्चन किस तरह आएंगे। देखें, अगर एट कांस्टेंट मोमेंटम, एट कांस्टेंट, मैं इनका केस बना लूं, क्या ख्याल है? मैं 2 केस लिखूंगा, केस बना लो बस। केस नंबर 1, 2 फार्मूले हैं, 2 केस बना लो, काम खत्म। मैं अगर आपसे पूछना एट कांस्टेंट मोमेंटम, एट कांस्टेंट मोमेंटम, ये 2 फार्मूले याद रखें, एट कांस्टेंट मोमेंटम। अच्छा सुनो, मैं मोमेंटम कांस्टेंट ले रहा हूं, कहानी समझो। लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के ई। अगर मैं इसको क्या ले रहा हूं? कांस्टेंट। अगर मैं मोमेंटम को क्या कर रहा हूं? कांस्टेंट। अब सुने, मोमेंटम लेफ्ट साइड पे अगर किसी क्वांटिटी को आप कांस्टेंट ले रहे हैं तो राइट साइड पे 2 सूरत है, चेक कर लो। दोनों क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई में है तो इनवर्स में आएगी। कहने का मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। नहीं समझे मेरी बात को? अगर आप मोमेंटम कांस्टेंट ले रहे हैं, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये 100% क्लियर है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अच्छा समझ आ रही है?
मैंने कहा कांस्टेंट, दो बॉडीज मोशन कर रही है, मोमेंटम दोनों का कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की ज्यादा होगी जिसका मास कम होगा। नहीं समझे बात? अगर मोमेंटम कांस्टेंट है दो बॉडीज का, काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की ज्यादा होगी जिसका मास कम होगा। काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की कम होगी जिसका मास ज्यादा होगा। अब सुन लो कहानी, अब सुन लो कहानी, समझो कहानी, समझो गौर से। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं लाइट एंड हेवी बॉडीज आर मूविंग with same मोमेंटा। आप कहेंगे सर ये मोमेंटा क्या है? मोमेंटम का जम मोमेंटा होता है। अब जरा देखें, मोमेंटम का जम क्या है? मोमेंटा है। अब कहानी समझो। मास ऑफ हैवी बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ लाइट। ये तो हैवी किसी कहते हैं जिसका मास ज्यादा हो, लाइट किसी कहते हैं जिसका मास कम हो। अच्छा, मैंने क्या कहा? लाइट एंड हेवी बॉडी आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, मतलब मोमेंटम ऑफ हेवी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ लाइट। यहां तक समझ आइए, बातें कही हुई बातें। सवाल आपसे ये है ना बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? आप बताओ। काइनेटिक एनर्जी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से नीचे नजर नहीं आ रहा। यहां देखें, यहां देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हेवी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट। बच्चों इन दोनों में बताओ काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अगर ये कांस्टेंट है तो मास और काइनेटिक एनर्जी इनवर्स में आएगी। जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। तो बताओ हेवी का मास ज्यादा है तो हेवी की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। नहीं समझे यार? मेरी बात को समझे नहीं आप? अब सुने, इसके इन क्वेश्चन के लिहाज से ना, इन क्वेश्चन पे ना एक रेशियो पूछा जाता है, इंतहाई लाजमी है। क्या पूछा जाता है? रेशियो। मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग कॉपी में नोट करें। यहां से छोटी सी जगह, इसमें मैं आपसे पूछना कि काइनेटिक एनर्जी मास का रेशियो बताएं। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू मास। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर मोमेंटम क्या है? P लाइट इज इक्वल टू P हेवी, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या था? मोमेंटम का फार्मूला क्या था? जरा देखें, 2mke, 2mke। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, जरा देखें, 2m रेशियो निकालना है ना, मोमेंटम कांस्टेंट है तो रेशियो निकालना है। आपने रेशियो निकालना है, आपने रेशियो निकालना है। 2m के ई, 2m के ई, 2m के ई डिवाइड बाय 2m के ई। अब सुने, m क्या है? लाइट। m क्या है? हैवी। काइनेटिक एनर्जी लाइट, काइनेटिक एनर्जी हैवी। 2 से 2 कैंसल, तो यहां से आपके पास आता है ना, यहां से आपके पास आएगा काइनेटिक एनर्जी लाइट। नजर आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी लाइट, मैं इधर लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी लाइट डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी हैवी, रेशियो है ना, इज इक्वल टू, इनवर्स में है ना, तो मास ऑफ हैवी डिवाइड बाय मास ऑफ लाइट। मास ऑफ हैवी डिवाइड बाय मास ऑफ लाइट। ये बात नोट करना है अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए। मैं ना इस केस 1 के कुछ आपको एग्जांपल बताऊं, कुछ एग्जांपल। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या है? मैं कहता हूं ना काइनेटिक एनर्जी, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो है 1:4। आप बताओ कांस्टेंट मोमेंटम, ये कांस्टेंट लेना है, m1 रेशियो m2 बताओ क्या होगा? m1 रेशियो m2 बताओ, m1 रेशियो m2 बताओ। तो इधर देखिए, मेरी कहानी समझे और से।
मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी 1, इसको इस तरह लिखते हैं, रेशो को इस तरह, तकसीम तो आता है ना, वही है। काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाई m1। आप बताओ m2 कितना है, ये देखो, ये 1 का वैल्यू और ये 2 का वैल्यू, तो 4 डिवाइड बाई 1, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी 1 रेशो, सॉरी, आपके पास मास 1 रेशो मास 2 बन जाएगा ना, 4 रेशो 1, 4 रेशो 1, 1 रेशो 4 था ना काइनेटिक एनर्जी, तो मास क्या बना 4 रेशो 1, क्योंकि इनवर्स में आ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और कर दूं ना, अगर इजाजत है तो एक क्वेश्चन मैं इसमें और कर देता हूं आपको, एक क्वेश्चन और करता हूं, जरा देखें। क्वेश्चन मेरा है कि मास 1 मेरे पास m है और मास 2 मेरे पास 2m है, डबल है। आप उनका रेशो बताओ, किस चीज का? आप काइनेटिक एनर्जी 1 रेशो काइनेटिक एनर्जी 2 बोल दें। मोमेंटम कांस्टेंट पहला केस है ना, तो मोमेंटम कांस्टेंट। अच्छा, P क्या रखा है? P क्या रखा है? दो बॉडीज का कांस्टेंट। अब जरा देखें, मैं इस तरह लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट करोगे ना, मोमेंटम कांस्टेंट करोगे ना, तो ये दोनों इनवर्स में आते हैं। इनवर्स का मतलब k1 डिवाइड बाय k2 है, तो इधर इनवर्स में क्या आएगा? m2 डिवाइड बाय m1 आएगा। अगर डायरेक्ट होता तो k1 डिवाइड बाय k2 इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाय m2 होता। समझ आ रही है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, बोलें, m2 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 2m। m1 कितना दिया हुआ है? m। इससे ये कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 है, तो 2 रेशियो 1। ये बातें अपने पास नोट करें। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पास कंडीशन पे। क्या थे? कंडीशंस पे। अच्छा, एक क्वेश्चन में इसमें ना इसमें और करना चाहता हूं। एक क्वेश्चन में क्या करना चाहता हूं? एक और क्वेश्चन करना चाहता हूं। कैसा है? मैं कहूंगा मास 1 इज इक्वल टू 1 ग्राम और मास 2 इज इक्वल टू 4 ग्राम। आप बताओ काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशो। मैं रेशो को इस तरीके से लिखता हूं, तो क्या आएगा जरा बताएं। आपके पास मास का रेशो है m2 डिवाइड बाय m1। m2 कितना है? 4 ग्राम डिवाइड बाय ये कितना है? 1 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसल, तो आपके पास रेशो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी 1 रेशो काइनेटिक एनर्जी 2, रेशो क्या आएगा बताओ? 4 रेशो 1, 4 रेशो 1। समझ आई ना? ये केस हमारे पास पहले था। कब? जब मोमेंटा सेम होता था। अच्छा, अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 में मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या मान लूंगा? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी को क्या मान लूंगा? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब क्या है? जरा देखें। F light and heavy bodies have same momenta, same kinetic energies। दो बॉडीज हैं आपके पास, m1 m2 मतलब लाइट एंड हेवी। इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम काइनेटिक एनर्जी से मोशन कर रही। सेम काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हेवी। अगर ये काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी की क्या है? सेम है। काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी की सेम है, तो मोमेंटम और मास का क्या रिलेशन होगा? मास तो आपको पता है, मास ऑफ heavy is greater than mass of heavy। ज्यादा है, लाइट कम है। लेकिन मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम ऑफ लाइट एंड मोमेंटम ऑफ हेवी। सुने कहानी, अगर दो बॉडीज जा रही है,
काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। मास तो आपको पता है हेवी का ज्यादा होता है और लाइट का कम होता है, पर मोमेंटम में आपसे पूछूं तो मोमेंटम क्या होगा? तो पहले रिलेशन देखें कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट करने से मोमेंटम का क्या रिलेशन आएगा। जरा देखें, मेरे पास जो फार्मूला था वो क्या था बताया ना, बताएं। ये मेरे पास फार्मूला था ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। देखो अगर इसको आप कांस्टेंट रख रहे हो तो बताओ ये दोनों डिवाइड में है तो डायरेक्ट में होगी कि नहीं? मास जिसका ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, मास जिसका कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा। समझ आ रही कि नहीं? ये कहानी थी। दो बॉडी जा रही है सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ, मुख्तलिफ मास वाली दो बॉडी सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मोशन कर रही है। मोमेंटम उस बॉडी का ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा हो, मोमेंटम उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा हो। आप कहेंगे सर अगर मास आइडेंटिकल है, सेम है, तो सारे सेम, काइनेटिक एनर्जी भी सेम, मोमेंटम भी सेम, मास भी सेम। समझ आ रही ना? ये बात मैं रेशियो में कहना चाहता हूं। ये बात इस टाइम पे रेशियो में आपको तंग करेगी ना, तो ये रेशियोज देखना है। रेशियोज किसका? रेशियोज मोमेंटम और मास का। जरा इधर देखें, अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज की सेम है, लाइट और हेवी। भाई मैं लाइट और हेवी क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुख्तलिफ मासेस है, क्योंकि क्या है? मुख्तलिफ मासेस है। समझ आ रही? अच्छा आप बताओ, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो पी क्या है? पी क्या है? पी लाइट और m लाइट इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। पी क्या है? हैवी, और ये क्या है? हैवी। अब जरा इधर देखें, ये और ये कैंसल। आप बताओ पी एल स्क्वायर डिवाइड बाय, सुने, ये मोमेंटम एक साइड पे लो, उधर से इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा कि नहीं? इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाय एम एल, क्या? एम एल डिवाइड बाई एम एच, इस तरह होगा ना। अच्छा अब मुझे स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो क्या लेंगे? ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो आपके पास मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज इज इक्वल टू अंडर रूट एम एल डिवाइड बाई एम एच। बच्चों ये वाला फार्मूला याद रखना है। मोमेंटम, रेशियो ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट याद रखें, वरना डायरेक्ट में है तो मोमेंटम ऑफ एल डिवाइड बाय मोमेंटम ऑफ एच। मैं आपको इस तरह का दूं, अगर मैं कहूं P1 डिवाइड बाई P2 का रेशियो, आप बताओ किसके बराबर होता? आप कहें सर M1 डिवाइड बाई M2, और ऊपर अंडर रूट, ऊपर क्या? अंडर रूट। मैं यहां से एक क्वेश्चन करूंगा, तो आप मुझे बताएंगे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है ना, M1 आपके पास M है और M2 आपके पास 2m है। आप बताओ मोमेंटम का रेशियो क्या होगा? तो अब आपने बिल्कुल शॉर्टकट में मार देना m1 डिवाइड बाई m2, तो आपके पास बन जाएगा m1 कितना है? m1 आपके पास m है, m2 कितना है? आपके पास 2m है, m से m कैंसल, अंडर रूट 1/2। तो समझो आपके पास P1 रेशियो P2, मतलब ये रेशियो है ना, मैं इस तरह लिख रहा हूं। अच्छा मैं इस तरह लिख सकता हूं 1 रेशियो अंडर रूट 2। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर से 1 निकल सकता है लेकिन 2 नहीं निकल सकता, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। समझ आ रहे हैं ना? बस परफेक्ट स्क्वायर होते वो निकलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या मतलब है? दो एक जैसे डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जिस तरह 2 2 4 आता है, तो 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 3 3 9, तो 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन बाज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वो अंडर रूट से निकलते नहीं है, तो उनको इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा एक मैं क्वेश्चन और अगर कर दूं, मैं अगर कहूं रेशियो ऑफ मोमेंटम, रेशियो दिया हुआ है आपके पास है रेशियो ऑफ मोमेंटम 1:9। आप बताओ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? क्या कहा मैंने कहा मोमेंटम का रेशियो ये है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? अब जरा देखें, काइनेटिक ना गलत किया है ना,
काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रखना है केस 2 में। अच्छा, मोमेंटम का रेशियो इतना है, आप बताओ मास 1 रेशियो मास 2 कितना होगा। तो एक बात का आपको पता है, P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाई M2। क्यों? उधर ऊपर M1 तो इधर भी ऊपर 1, नीचे 2 तो नीचे भी 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट में है। अब ऊपर लगेगा अंडर रूट, तो क्या बनेगा बताओ? अंडर रूट M1 कितना है? M1 का क्या है 1 और इसका क्या है 9। अंडर रूट से 1 निकालो 1 आएगा, अंडर रूट से 9 निकालो 3 आएगा। तो आपके पास ना आपके पास M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 आएगा, 1 रेशियो 3 आएगा। क्या समझ आए ना? लाइट एंड हेवी बॉडी अगर सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रही है, मोमेंटम उस बॉडी का ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा। समझ आ रही है ना? ये था आपके पास दो केसेस के रेशियोज। बच्चों ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, इन चीजों को आपने याद रखना होता है। अच्छा, मैंने कहा मास 1 आपके पास है 1 ग्राम और मास 2 आपके पास है 9 ग्राम। आप बताओ मोमेंटम 1 और मोमेंटम 2 का रेशियो क्या होगा? मास दिया हुआ, मोमेंटम का रेशियो पूछा है, तो याद रखना है मोमेंटम 1 डिवाइड बाय मोमेंटम 2। मैं रेशियो को इस तरीके से लिखता हूं, इज इक्वल टू, इनका रेशियो क्या था M1 डिवाइड बाय M2 और ऊपर अंडर रूट। M1 का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1 ग्राम। M2 का कितना दिया हुआ है 9 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसल, तो आप बताओ P1 डिवाइड बाई P2 कितना हो जाएगा? ऊपर से अंडर रूट 1 और नीचे से 3। तो ये रेशियो है, मैं इसको इस तरह लिखता हूं P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 3। समझ आ रही ना? तो ये था आपके पास केस नंबर 2। संभाल के सही लिख के कॉपी पिन निकाल के इसको अपने पास सेव कर दें। समझ आ रही है ना?